अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंद्र हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंद्र। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक हम गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ चुके हैं पहले भाग में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका आगे का हिस्सा। लीजिए सुनिए गुनाहों का देवता उपन्यास का भाग 2 मेरी आवाज़ में। सिविल लाइन से एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंबे की कार्निस टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था। नाम पटल यानी कि नेम प्लेट, जो कभी काला रहा होगा लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था A.F. डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर पता था मिस पी डिक्रूज। यही बंगला है, उसे संतोष हुआ। हॉर्न बजा दो, उसने ड्राइवर से कहा। लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंद्र की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान दौड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बेबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांद कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। ये बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलोंग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, ये मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। कच्ची रवीशे और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोजलान था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टरसियम या स्वीट पी या फ्लास कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की कांट छांट पर बाग चल रहा था। बागबानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं, और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए है कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए ये गुलाब, जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, ये अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियाँ और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। ये गुलाब जाने क्यों उदास है
और ये दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंद्र रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंद्र ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हेयर यू आर, आई हैव कोट रेड हैंडेड टुडे। ये तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाया। अजब रहस्य में है ये बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंद्र के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें, रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंद्र को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंद्र ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंद्र ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला, पापी टामी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ा। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेदिंग गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंद्र को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम होता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। ये बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से, मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। झूठा कहीं का, मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो ये खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था। उसने और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इसकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंद्र ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंद्र सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई।
वह सदस्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं बेदिंग गाउन में भाग आई। और बेदिंग गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंद्र ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी और तुर्श थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंद्र का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह है मेरी बहन परमिला डिक्रूज। ओहो, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंद्र के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं। जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े की सहन का बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंद्र आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंद्र गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी अभी अभी टॉयलेट से आई थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लेनेल का फुल पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंद्र की एक आदत थी, और चाहे कुछ न हो, कम से कम वह ये अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है और कब अकड़कर। इस वक्त जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। ये वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए? अच्छा, लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। ये तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नज़र गड़ाते हुए कहा, मैंने कभी टाइपिंग या शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में है, आर्मी में है। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई हैं न, कैसे पीले और बीमार से हैं।
ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सीलोन गए थे। वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। ये गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बोल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा। लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता था कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया, वह मर गई और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंद्र बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और साफ सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ के खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोने में 4 मेजें लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनाली डिक्रूज का नाम सुना है ने? हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। ये मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं न, वे हमारे खानदान के एटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही ये जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज़ लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि ये लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया और बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। पम्मी एक अलहड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई।
उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है। आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा न कि किताबों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं, पम्मी बोली। और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, मैं और बर्टी। सिर्फ बर्टी से बातें करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रहना चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो? कपूर हंसकर बोला। संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं, तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस डिक्रूज, नहीं, आप पम्मी कहिए, मिस डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत न समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि ये साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा ले आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पढ़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था? वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंखों का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह। लेकिन बर्टी, वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा? मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वर में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है? अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की अंगुली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय भी। पम्मी खामोश रही।
फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बट्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है, और उस धोखेबाजी के बाद उस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए न कि इनके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है, तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उनसे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वे चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़, और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफ़ी बाहर देहात का सा नज़ारा, और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि कमरों के पीछे महुआ उगा हुआ था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लताएं उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक साही की मांद है। नांगफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उनके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था, और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी, और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभी निष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छां में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छां में हरी हरी दूब में दोनों सिरों के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, ये वही समझ सकता है जिसने कभी 2 अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, ये गेसू सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, ये सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से बता डालती थी, और जितना भावुक, प्यार, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था।
गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उसकी अभिन्नता से वाकिफ थी और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वह सभी को प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तो जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो देखे लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है। कम्मो बोली, गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थी। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुई, उसी पर निगाह लगाए वे बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खाकर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई ये शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाए? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु फिर से सन। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा,
खतवत भेजती रहना सुधा। और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनकी जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गई और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सलवटों से आंख मिचोली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपैले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थी। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छां रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छां किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली से उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहा, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहा, लुत्फ तो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बर्दोश, बादलों को न देख, बेखबर तूने कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक है, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मजा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही न करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेगी, जोगन बनेगी। अच्छा चल हट, बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमतें लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूँ। मेरा क्या, फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेट कर बादल देखती है, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी अंगुलियां चटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई हैं न? तुमसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झेंपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर ये सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी? जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुमसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टोप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया।
ये कब बनवाए तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे। क्यों? गेसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह! क्यों गेसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? नहीं, मैंने देखे हैं। कहाँ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके तीसरे भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।